पार्टनरशिप फंडामेंटल हम रिवाइज कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में आपके पास क्या क्या टॉपिक थे, मेजर टॉपिक्स देख रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया जी? चैप्टर है आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ये चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। रिवीजन थोड़ा जल्दी रहेगा, तो जिस पॉइंट को आप लोग मुझे बोलेंगे एक्सप्लेन करने को, मैं उसी पर ज्यादा फोकस करूंगा। अदरवाइज मैं टॉपिक बताऊंगा और डिस्कशन कर लूंगा। देखिए क्या क्या टॉपिक्स थे इसमें हमारे जो कवर होने थे। इसमें एक तो था आपके पास नेचर एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। नेचर एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्या आपको जब ये टॉपिक लिखा जाता है तो कुछ याद आता है? अगर कुछ याद आ रहा है तो मींस आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं हो रही है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं। बिल्कुल ब्लैंक है तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा टॉपिक को। जैसे मुझे रिकॉल होता है, मीनिंग में मुझे डेफिनेशन याद आ जाती है, ठीक है ना, पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप का मतलब क्या था, डेफिनेशन में क्लियर मीनिंग दिया गया है। देन नेचर की बात करते हैं, तो नेचर में मुझे दो चीजें याद आती थी। कोई बताना चाहेगा क्या क्या चीजें थी नेचर में? कोई बताना चाहे तो बता दीजिए, अदरवाइज मैं बताता हूँ। सर एक तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू था। हाँ, एक तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू था, बिल्कुल सही कहा। जब आप नेचर की बात करते हैं तो आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखने थे। एक अकाउंटिंग पर्पस के लिए, यानी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू था। और ये ऐसा नहीं है इसी में आया है, ये नॉर्मल हमारे अकाउंटिंग में चल ही रहा था। ऐसे बिजनेस जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, यानी बिजनेस और मालिक एक ही होते हैं, उनके लिए यही लगता है। सोल प्रोपराइटर में भी यही लगता था, नेचर यही नेचर माना जाता था। और पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप, क्योंकि जो हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास जो सेक्शन एक्ट 1932 वाली पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है, उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है जरूर हमारे यहाँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, और दूसरा हमारे पास है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्यू। तो ये क्या कहता था अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू? ये कहता था ऑनर, यानी कि पार्टनर एंड बिजनेस आर सेपरेट। ये मानता था कि दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। वहीं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या मानता था? बोथ पार्टनर्स एंड बिजनेस आर सेम, एक ही बात है। आप पार्टनर्स कह लो या उनका बिजनेस कह लो, लॉ यही मानता था कल को केस होगा बिजनेस के अगेंस्ट, तो यानी वो केस किसके अगेंस्ट हुआ है? पार्टनर्स के अगेंस्ट में हुआ है। ये था मीनिंग। आपको गिवन है मीनिंग, आपको कहां पे गिवन है जी? आपको गिवन है मीनिंग सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अंदर आपको मीनिंग गिवन है, ठीक है। डिफाइन किया गया है, पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। तो आई बिलीव डेफिनेशन आपको याद होगी। डेफिनेशन क्या थी, कोई बताना चाहेगा? बोलिए। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all, ठीक है। ये बातें आती है डेफिनेशन में, तो रिकॉल करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। छुट्टियां मिली थी, रिवीजन करने के लिए मिली थी, क्लास 12th में हम लोग। ब्रेक नहीं लेना है, ब्रेक लिया तो दिक्कत आ जाएगी। चलिए, तो एक तो आपके पास ये बात है नेचर और मीनिंग के बाद अगला हम चलेंगे। जो अगला टॉपिक है हमारे पास, जो हमने कवर किया था आप लोगों के साथ, बताइए अगला टॉपिक क्या कवर किया था? अगला टॉपिक हमने कवर किया था फीचर्स।
फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की हमने फीचर्स कवर की थी, और पार्टनरशिप की फीचर्स में वन बाय वन में अगर आपको बताऊं तो क्या क्या कवर किया था हमने, देखिए सीक्वेंस में देख लेते हैं। एक तो हमने देखा था पार्टनरशिप में यू रिक्वायर 2 और मोर पर्संस, सो 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। फीचर है पार्टनरशिप की। कैसे पता लगेगा पार्टनरशिप है? कम से कम 2, 2 और मोर देन 2, सॉरी, मोर देन 2 पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, पहली फीचर है। उसके अलावा दूसरी फीचर की बात करें तो सेकंड फीचर है एग्रीमेंट। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कुछ बातें तय होनी चाहिए, और द एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटन। एग्रीमेंट जो है वो ऑरल भी हो सकता है और इन राइटिंग भी हो सकता है। क्या बात क्लियर है ये भी आप लोगों को? बताइए। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात जो हमारे यहां पर है वो है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ existence of business and profit as a motive। यानी बिजनेस का होना जरूरी है। कोई कैजुअल ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। और बिजनेस जो आपका है उसमें आपका उद्देश्य क्या है, आपका मोटिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जी? टू अर्न प्रॉफिट। आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो ये बिजनेस नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है। और आप बिजनेस में नहीं है तो भी पार्टनरशिप नहीं है। दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। बताइए, यहां तक डाउट क्वेरी बताइए कोई, बोलिए बेटा। यहां तक कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो बताइए। आ रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? कौन कौन प्रेजेंट है जरा देखिए। नेहा है, विशाल है, आयुष, अंशुल है, मोहित है, कुणाल, गौरव, अनु और पलक। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे यहां से हम लोग। अब अगली फीचर देखें हमारे पास। नेक्स्ट फीचर बताना चाहेगा कोई, क्या थी? बोलिए। शेयरिंग ऑफ अगला प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में शेयरिंग जरूरी है। अगर कोई पार्टनर है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। ठीक है, ही मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लॉसेस। ही मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लॉसेस। सर ऐसा कैसे आपने कहा? आप याद करो, गारंटेड प्रॉफिट की बात आती थी। जब मैंने वही कहा तो आपको साथ में यहां क्या रखना है, गारंटेड प्रॉफिट की बात कर आता थी। गारंटेड प्रॉफिट याद रखना है। तो गारंटेड उसे कहता था कि मुझे गारंटेड प्रॉफिट ही चाहिए, तो लॉस में हिस्सा ही नहीं लेता था। तो क्या वो पार्टनर नहीं है? नहीं, बिल्कुल पार्टनर है। प्रॉफिट्स की शेयरिंग कर रहा है वो। हो सकता है किसी उन 3 पार्टनर्स में, 2 पार्टनर्स में से एक पार्टनर लॉस नहीं बियर करता हो, तो भी पार्टनरशिप है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास है जी नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशन, ये फीचर्स कर रहे हैं हम लोग। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी पार्टनरशिप की हम लोगों ने सेक्शन 4 में, तो उन्होंने कहा था इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बिजनेस को सभी में काम कर सकते हैं और कोई बाकी लोगों के बिहाफ पर काम कर सकता है। तो जो बाकी लोगों के बिहाफ पर काम कर रहा है वो एजेंट की तरह काम कर रहा है।
उसके काम से बाकी लोग लायबल होंगे। उसने जो किया है बाकी लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो एज एन कैपेसिटी ऑफ एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, और एजेंट काम कर रहा है तो बाकी लोग क्या कहलाएंगे उस समय? प्रिंसिपल कहलाएंगे। बताइए इस पॉइंट पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है या नहीं है? अगर है तो बता दीजिए, मैं करूंगा, अदरवाइज मान के चलता हूं आपने पहले किया हुआ है। जल्दी बताइए। बताओ बेटा। नो डाउट सर। ठीक, चलिए उसके बाद इसी पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि जब बिजनेस को एक चलाए या बाकी लोग चलाएं किस तरीके से है, तो उसी से रिलेटेड एक पॉइंट है। द बिजनेस, आर बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है ना, जो बिजनेस है वो कैरी किया जा सकता है। कोई एक पार्टनर भी कर सकता है, सभी मिलकर भी कर सकते हैं, कुछ लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आ जाता हूं स्क्रीन पर मैं। ठीक, बिजनेस कैन बी carried on by all the partners or any one of them, any of them, any one नहीं, any of them लिखिएगा, any of them acting for all। तो जो बाकी लोगों के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है ना, एक्टिंग फॉर ऑल, जो बाकी लोगों के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है वो क्या कहलाता है? वो एजेंट कहलाता है, ध्यान रखना। और जिनके बिहाफ पे काम कर रहा है वो क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल कहलाएंगे। ये पॉइंट मैंने, ये बात आपको पॉइंट नंबर 5 में भी बताई। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स हैं अगर, और पार्टनरशिप है तो सभी को बिजनेस में इन्वॉल्व होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे पार्टनरशिप में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, नो सेपरेट, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है पार्टनरशिप का बिजनेस से। ये हम नेचर में गो थ्रू कर चुके थे कि अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कानून की नजरों से देखें, तो मालिक यानी पार्टनर और बिजनेस एक ही है। कल को अगर बिजनेस के ऊपर केस करता है कोई बाहर का पार्टी, थर्ड पार्टी या इवन पार्टनर्स, तो बाकी लोगों के ऊपर भी केस हो गया हो। ठीक है, सो दे ऑल विल बी जॉइंटली लायबल फॉर द लॉसेस ऑफ द बिजनेस। उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है यहां। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमने फीचर्स गो थ्रू कर लिए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट हुआ करता था राइट्स, राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर एक बार अपनी बुक से गो थ्रू कीजिए और मुझे बताइए कोई राइट ऑफ पार्टनर आपको समझाना है क्या? नॉर्मल राइट्स हैं, जैसे मैं बता देता हूं आपको वन बाय वन। एक तो इन्होंने कहा है कि हर पार्टनर को राइट है टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर्स। ठीक है, प्रॉफिट जो है या लॉस जो आता है बाकी लोगों के साथ, उसे शेयर करने का अधिकार है। ठीक है, अब बात आती है लॉसेस भी शेयर करेगा क्या बाकी लोगों के साथ? वो डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में क्या लिखा है। अगर एक पार्टनर आता है कहता है मैं तो लॉस में हिस्सा ही नहीं लूंगा, तो उसे तो देखो हम लॉस नहीं दे पाएंगे। अदरवाइज यानी पहले आपका एग्रीमेंट हो गया उस चीज को लेकर। ठीक है, आइए, आइए जी मेरे साथ। तो एक तो राइट्स क्या हो गए? शेयर मिलना चाहिए, किसमें? प्रॉफिट या फिर लॉस में, पहली बात। दूसरा राइट देखो, दूसरा राइट इन्होंने कहा है ईच पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस। बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का सभी को अधिकार है, यानी पार्टिसिपेशन। मैं ये वाले पॉइंट लिखवाऊं क्या? मुझे लगता नहीं ये समझाने की जरूरत है, बट फिर भी चलो ऑरली बोल देता हूं मैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि पार्टनर को राइट है पार्टिसिपेट करने का बिजनेस में।
कल को कोई दूसरा पार्टनर मना नहीं कर सकता या बाकी पार्टनर मना नहीं कर सकते उसको कि नहीं जी आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ही हैज अ राइट टू डू दैट। ठीक है, सो पार्टिसिपेशन का राइट है उसके पास। अगला हमारे पास जो राइट आता है पार्टनर्स के केस में, वो देखिए क्या है। अगला है राइट टू बी कंसल्टेड। तो बिजनेस की जो भी मैटर्स होते हैं, जो भी बातें होती हैं बिजनेस में, जरूरी है कि उससे भी कंसल्ट किया जाए, यानी उससे भी सलाह ली जाए, क्योंकि वो पार्टनर है तो बनता है उसको भी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कंसल्टेशन का भी राइट है। ठीक है, राइट टू बी कंसल्टेड। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यानी राइट क्या है? डिसअलाउ। यानी वो चाहे तो मना कर सकता है। डिसअलाउ क्या मना कर सकता है? एडमिशन। डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ऑब्वियसली एडमिशन तो नए पार्टनर का ही होगा, एडमिशन के लिए मना कर सकता है। यानी अगर पार्टनरशिप में किसी का एडमिशन होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? सभी की परमिशन से होगा, सभी की कंसेंट से होगा। अगर सारे पार्टनर अगर तैयार नहीं है तो नया पार्टनर नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए। इसके अलावा दे ऑल आर ज्वाइंट ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी। जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उसके सभी लोग क्या हैं? ज्वाइंट ऑनर हैं। कोई अकेला मालिक नहीं है उसका, वो सभी की मिलाकर प्रॉपर्टी है, सभी उसमें मालिकाना हक रखते हैं। अकेला कोई पार्टनर नहीं रख सकता। हाँ, जैसे डिसॉल्व करेंगे आगे चल के, हम पार्टनरशिप का लिक्विडेशन करेंगे, डिसोल्यूशन करेंगे, वहां तय हो जाता है कि हम एक पर्टिकुलर एसेट किसी पार्टनर को दे रहे हैं, तो वो तय हुआ है, यानी सभी की परमिशन से हुआ है वो। ठीक है, चलिए। तो इस तरह के राइट्स हैं। क्या बेटा? ये आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? साफ आवाज नहीं आ रही है, मुझे बता दो एक बार। कोई बच्चा कुछ बोल रहा था इसलिए मैंने रोका। आगे चल सकता हूं क्या मैं? चलिए मैं आगे चलता हूं। कोई जवाब नहीं आ रहा है किसी बच्चे का, तो आइए आगे चलें। अगला हमारे पास एक और राइट आता है, वो है लोन पर, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को यानी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उसे राइट है कि उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिले एट द रेट 6% पर एनम। यानी अगर कोई बात तय नहीं हुई है तो 6% तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? देखिए यहां तक।
हाँ जी बेटा, तो मैंने आपको बताया कि राइट ऑन टू इंटरेस्ट ऑन लोन है। अगर आपने लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया है, बाकी लोगों की बात नहीं चल रही है, अगर पार्टनर ने लोन दिया, बाकी लोगों का तो तय हुआ ही होता है। तो पार्टनर अगर कोई लोन देता है बिजनेस को, तो उसे अगर बात तय नहीं हुई कि किस रेट से क्या ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह से कोई बात ही नहीं हुई, तो उसका राइट है कि उसे कम से कम 6% तो मिलेगा ही मिलेगा। ज्यादा फर्म देती है तो बात अलग है, बट 6% का तो उसका अधिकार है, राइट है ये। ठीक है। तो कई बार हम पूछते हैं कि ये बात कहां से निकल कर आ गई, तो ये राइट्स में भी लिखा है इन्होंने इस बात को। अगली बात देखें, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है, अगर पार्टनर पार्टनर कोई पेमेंट करता है, पार्टनर हैज पेड एनी अमाउंट, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, देन he has right to recover the same, from business। यानी अगर मैंने फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा किया है, तो मेरा अधिकार है कि उस खर्चे का मुझे कंपनसेशन मिले, मुझे वो पैसा दिया जाए। ठीक है जी, नॉर्मल बात है, ये तो समझ में आती है। इसके अलावा एक और राइट है हमारे पास कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, अब पार्टनर कैन रिटायर, a partner can retire from business after giving proper notice। तो मान लीजिए कोई पार्टनर है, वो बिजनेस से रिटायर होना चाहता है, उसे लगता है कि मुझे बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है, रिटायर होना चाहता है वो, तो वो हो सकता है, कोई इशू नहीं है रिटायरमेंट में। ठीक है। ठीक है, बस क्या है कि वो सूचित करे, इस बात की सूचना दे दे, ताकि जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जा सके और वो सिस्टम से रिटायर हो सके तरीके से। ठीक है, बताइए यहां तक की बातें क्लियर है क्या आप लोगों को? कोई डाउट है यहां तक तो मुझे बताइए, अदरवाइज आगे चलना है हम लोगों को। बोलिए बेटा। क्लियर सर। ठीक है यहां तक, चलिए। इसके बाद हमारे पास आगे चलना है हमें यहां से अब। ठीक है, बाकी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक ना, क्या करें इन लोगों का। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके साथ, यहां पे हमने जो कवर किया था अगला टॉपिक, वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगला हमने आपके साथ डिस्कस किया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है जी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमने आपका डिस्कस किया था। मैंने कहा था लिमिटेड लायबिलिटी का जो कवरेज है ज्यादा बड़ा नहीं है हमारे सिलेबस में, थोड़ा सा है, एक इंट्रोडक्शन मान सकते हैं आप इसका, बस हमने एक इंट्रोडक्शन देखना था, कुछ बेसिक चीज देखनी है इसके बारे में, तो ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं है इसका सिलेबस में। लिमिटेड लायबिलिटी का एक तो मीनिंग आता है हमारे यहाँ पर, किसका मतलब क्या है, हमने आपके इसके साथ मीनिंग कवर किया है। इसके मीनिंग में आप कह लीजिए, साथ में डेफिनेशन कह लीजिए, वो भी यहीं आ गया। डेफिनेशन के बाद हमने इसका नेचर की बात की है आपके साथ, जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने नेचर के बारे में देखा था कि इसका नेचर क्या है, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और नेचर के अलावा
हमने साथ में देखा था डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस भी देखा है। ठीक है जी, ये तीन चीजें हमने कवर की थी। तो मुझे बताइए इसमें से आपको मैंने क्या क्या दोबारा रिवाइज कराना है, बता दीजिए। क्या आपको मीनिंग डेफिनेशन याद है? ठीक है, सीधा सा है, डेफिनेशन तो कहा गई है। डेफिनेशन को क्या कहा गया? कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म अगर रजिस्टर होती है अंडर एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, और एक्ट कौन सा है जी बताइए? एक्ट का ईयर कौन सा था इसमें? एक्ट के अंदर बताओ कौन सा दिया था? 2008। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन होता है तो उस बिजनेस को क्या कहलाया जाएगा? उस बिजनेस को हम बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। नेचर की बात करें तो नेचर में इन्होंने कहा है कि जो ये बॉडी है इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना, इसके फॉर्मेशन पर बात हुई है। नेचर की बात करें तो इसके फॉर्मेशन पर बात की गई है कि जिसका फॉर्मेशन है वो अंडर कहां होता है? अंडर एलएलपी एक्ट होता है। ठीक है, फॉर्मेशन के अलावा और भी इन्होंने कहा है कि इसका ये खुद में अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी है। इसके अलावा इन्होंने नेचर के अंदर और क्या बताया है? इन्होंने बताया है सेपरेट लीगल एंटिटी है इसलिए इसकी परपीचुअल सक्सेशन है। परपीचुअल सक्सेशन है। परपीचुअल सक्सेशन के अलावा इन्होंने एक बात और की है। इन्होंने कहा है अगर कोई चेंज आता है, एनी चेंज इन पार्टनर्स, चेंज इन पार्टनर्स को आप क्या कह सकते हैं? चेंज इन पार्टनर्स को क्या कह सकते हैं? यानी एडमिशन हुआ है या फिर रिटायरमेंट हुआ है या रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, चेंज हो गया ना वो, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, एनी चेंज इन पार्टनर्स ऑफ एलपी डज नॉट अफेक्ट द existence rights और लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। यानी सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो पार्टनर्स के आने से जाने से, पार्टनर्स के बीच में जो कोई भी चीज चेंज होती है तो उससे कौन सी चीज प्रभावित नहीं हो रही है? कौन सी चीज प्रभावित नहीं हो रही है? किसका एग्जिस्टेंस? किसका एग्जिस्टेंस? एलएलपी का एग्जिस्टेंस। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, एलएलपी वैसे ही बनी हुई है। ठीक है, जो एलएलपी के राइट्स हैं, जो एलएलपी के पास राइट्स हैं अपने, उनमें भी कोई चेंज नहीं आता। और दूसरा, एलएलपी की अगर कोई लायबिलिटी है, एलएलपी ने किसी को पैसा देना है तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से कोई चेंज नहीं आता वहां पर भी। तो ये क्या हो गए आपके एलएलपी के बारे में डिस्कशन हो गया। इसके बाद एक बचता है आपका डिफरेंस। जो डिफरेंस है नॉर्मल पार्टनरशिप और एलएलपी में, ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा खुद। ठीक है, क्योंकि हमने नॉर्मल पार्टनरशिप देख ली, एलएलपी देख ली, तो आप अपने आप इसके डिफरेंसेस गो थ्रू कर सकते हैं। तो आप सेल्फ रिवीजन कर लीजिएगा उसका। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है। यहां तक बताइए कोई डाउट क्वेरी है क्या जी? बोलिए। बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या?
आगे चल सकते हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपके साथ हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड। थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, एक बार आपके पास रिवीजन कर रहे हैं। पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड को आप कह सकते हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो रिटर्न में है तो क्या कहलाता है वो? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है जी? जो रिटर्न एग्रीमेंट है वही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अगर आपकी राइटिंग में नहीं है ना चीजें, तो केवल एग्रीमेंट है। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप डीड कैसे बनी? आपने एक एग्रीमेंट किया, यानी आप लोग कुछ चीजों पर एग्री हुए, पार्टनर्स मिलकर ना, आप कुछ चीज पर एग्री हुए। अगर आपका जो एग्रीमेंट हुआ है, यानी जब आप एग्री हुए हैं, अगर ओरल में एग्री हुए हैं चीजों पर, दूसरा हो सकता है नहीं हमने लिखा है सारी बातों को, दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर लिखा है तो क्या बन जाएगा? पार्टनरशिप डीड बन जाएगी। ये कहलाएगी पार्टनरशिप डीड, और ये सिंपली एग्रीमेंट ही कहलाएगा। एग्रीमेंट को लिखवा लेने के, राइटिंग में होने के अपने खुद के फायदे हैं, जो हमने क्लास 11 में भी डिस्कस किया था आपके साथ बिजनेस स्टडीज में, कि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, दोनों हमने डिस्कस किए क्लास 11 में। ठीक है, चलिए अब बात आती है कंटेंट की। ये तो पार्टनरशिप का मीनिंग हो, नहीं डीड का मीनिंग हो गया सिंपल, की पार्टनरशिप डीड है क्या। अब कंटेंट की बात और आती है, यानी डीड में क्या क्या बातें लिखी होती हैं। डीड में लगभग सारी बातें होती हैं जो भी पार्टनर्स के बीच में तय होता है, और जनरल बातें भी होती हैं, जैसे पार्टनरशिप का नाम क्या होगा, पार्टनर्स कौन है, उनके एड्रेस क्या है, पार्टनर बिजनेस क्या है, किस तरह का बिजनेस वो रन करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, कोई पार्टनर्स के बीच में कोई बातें तय हुई हैं, यानी सैलरी को लेकर हो सकता है, कमीशन को लेकर हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर हो सकता है। इस तरह की बातें हो सकती हैं। अकाउंटिंग कैसे होगी, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कोई पार्टनर आ रहा है तो क्या तरीके से आएगा, क्या उसका अकाउंटिंग होगी, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, पार्टनर जा रहा है तो उसका अकाउंट कैसे सेटल होगा। तो ये लगभग सारी बातें आपकी डीड में लिखी होती हैं। तो आप बताइए मुझे, आपको कोई भी पॉइंट जो है, यानी कोई भी कंटेंट जो है पार्टनरशिप डीड का, अगर समझना है तो मुझे बता दीजिए। आप अपनी बुक को रेफर कर सकते हैं, मुझे बताइए। बोलिए। बताइए बेटा, पॉइंट पढ़िए एक बार, और किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, मैं डिस्कस कर लेता हूं, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे। कोई क्वेरी नहीं आ रही है मेरे पास। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
या आप लोग एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, मुझे बताइए जरा। और बच्चे हो गए गायब बाकी। विशाल बचा है हमारे पास, सर आयुष 16। है। 16th, यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मोर्रे। एक्चुअल में ये क्या है, गार्नर वर्सेस मोर्रे का रूल अप्लाई होता है कब? दो ये आपका जिसका जो है ना, ये केवल थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, वो सिलेबस में नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। देखो आपकी बुक में इन्होंने क्या लिखा है, इनकी जो लैंग्वेज है वो सुनिएगा। इन्होंने लिखा है सिंपल सी बात, कहता है वेदर डिसीजन इन केस ऑफ गार्नर वर्सेस मोरे इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर और नॉट। क्या वो केस अप्लाई होगा? इंसॉल्वेंसी हो जाती है, यानी लेट्स सपोज आप बिजनेस में हैं और बिजनेस में कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब क्या करें? एक इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी लोगों को पे करना पड़ेगा। जो बच गए रिमेनिंग पार्टनर्स वो पेमेंट करेंगे। अब वो पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, यानी वो लोग लायबल होंगे या नहीं होंगे, इस चीज पर डिस्कशन आता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या देखना है, क्या गार्नर वर्सेस मोर्रे का रूल लगेगा इंसॉल्वेंसी में या नहीं, ये आपने चेक करना है। तो गार्नर वर्सेस मोर्रे का रूल क्या था? उसमें था कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बाकी पार्टनर्स को उसका हिस्से का पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या ये रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा, यानी या क्या ये कंडीशन फॉलो होनी है नहीं होनी है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। बताइए, आप कहें तो मैं गार्नर वर्सेस मोर्रे पर आपको और डिटेल में कंटेंट दे सकता हूं, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा अभी, ठीक है ना, गार्नर वर्सेस मोर्रे पर, ठीक है। ओके, क्या था ये रूल मैं आपको ही बता दूंगा, ठीक है। देखिए, यहां देखिएगा सारे बच्चे इस बात को। देखिए बेटा, कहता है इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, यानी गार्नर वर्सेस मोरे रूल कब अप्लाई होता है? कहता है अगर इंसॉल्वेंसी होती है ऑफ अ पार्टनर, तो इंसॉल्वेंसी हुई तो क्या होगा? एनी लॉस शुड बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ लास्ट एग्रीड कैपिटल बैलेंस बिफोर डिसोल्यूशन टेक प्लेस। तो इंसॉल्वेंसी हो गई तो क्या कहा कि जो भी आपकी रेशियो थी उसमें आप इसे बियर करेंगे बाकी लोग, क्योंकि एक तो इंसॉल्वेंट हो गया ना। जो इंसॉल्वेंट हो गया जिसके पास अब कुछ पे करने को ही नहीं है, तो उससे तो पैसा मांगोगे क्या आप? इंसॉल्वेंट से तो पैसा मांग ही नहीं सकते, उसके पास तो है ही नहीं। अच्छा, मांग भी लोगे तो देगा कहां से, उसके पास तो है ही नहीं। तो क्या करोगे कि लॉस को कैसे शेयर किया जाएगा? ठीक है, कहता है कैसे शेयर होगा, तो लॉस शुड बी शेयर्ड इन रेशियो ऑफ लास्ट एग्रीड कैपिटल बैलेंसेस बिफोर डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। कहता है जो हमारे कैपिटल के बैलेंसेस थे ना, उस रेशियो में से एडजस्ट करवाएंगे, ठीक है। और भी डिटेल है इसके ऊपर, प्रैक्टिकल भी मिलेगा आपको, बट पॉइंट क्या था मेरा? पॉइंट ये है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना सा पॉइंट जरूर आता है कि नाम जरूर है आपके यहाँ गार्नर वर्सेस मोर्रे रूल का, ये पॉइंट है, बट इसका प्रैक्टिकल नहीं है आपके पास। आप बोले प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है वो यहाँ नहीं है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप आगे चलेंगे ना, बीकॉम वगैरह में, प्रोफेशनल क्लासेस वगैरह में, वहां आप देखेंगे इसका, प्रोफेशनल कोर्सेज में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स नोट इन सिलेबस, नोट इन सिलेबस फॉर सीबीएसई, ठीक है जी। चलिए वापस आ जाते हैं हम यहां से। अगला जो हमने टॉपिक आपके साथ देखना है वो क्या है जी? और तो कोई पॉइंट नहीं है इसके अलावा, मुझे बता दीजिए किसी को, जो पार्टनरशिप डीड का कंटेंट है
जो क्या क्या चीजें होंगी उसमें से कोई पॉइंट और पूछना है तो बताइए। और नहीं है। ठीक, तो मैं थ्योरी इसलिए करा रहा हूँ, थ्योरी से आप रिवीजन कर लेंगे। आपको लगे नहीं सर थ्योरी से रिवीजन नहीं कराओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दो, मैं वो भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइएगा, आपको लगता है कि थ्योरी हम खुद कर लेंगे तो आप बता सकते हैं, मैं आपको इसमें टाइम नहीं खराब करूंगा आपका, मैं क्वेश्चन से करा लूंगा, बस आप बता दीजिएगा। अगला हमारे पास आता है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी आपके पास पार्टनरशिप डीड है नहीं, या पार्टनरशिप डीड एब्सेंस कह लो या साइलेंट है, या तो डीड है ही नहीं, और है तो उस विषय पर, उस टॉपिक पर डीड हमारी साइलेंट है। यानी डीड तो बनी है बट उस टॉपिक पर हमने चर्चा नहीं की हमारे डीड के अंदर, तो क्या करें। तो यहां पे दो ही पॉइंट आते हैं, एक तो आता है प्रॉफिट शेयरिंग, जो आपने करना है, एक तो प्रॉफिट के शेयर पर बात आती है, और दूसरा क्या आ जाता है जी, प्रॉफिट का शेयर, और दूसरा आता है बोलिए इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। इसका है इक्वल, क्या आंसर है, प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा पार्टनर्स में। अगर कुछ नहीं कहा गया तो, यानी डीड में लिखा नहीं है या डीड है ही नहीं, दोनों ही केसेस में अगर प्रॉफिट के शेयरिंग की बात आती है तो आप क्या करेंगे जी, क्या डिसीजन लिया जाएगा, बराबर बांटेंगे। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और कुछ नहीं बताया गया, ना तो डीड में लिखा नहीं आपने, ये पॉइंट इन, आप ये डीड साइलेंट है इस बात को लेकर, या डीड है ही नहीं आपकी इस चीज को लेकर, तो आप दोनों ही केस में क्या कहेंगे, 6% पर एनम। बाकी कुछ भी बोले वो सभी का जवाब क्या दे देना, नो। जैसे सैलरी की बात करें वो आपसे तो सैलरी नहीं देंगे, कमीशन की बात करें तो कहते हैं कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें नहीं, सबका जवाब ना में है। ये दो पॉइंट याद रखने हैं आपको, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो लगाने होते हैं। यानी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा फिर भी करना पड़ेगा दो चीजों को, प्रॉफिट बांटना पड़ेगा बराबर, और इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। मिस कई बार बच्चे से आपस में क्रॉस चेक कर देते हैं, या क्रॉस चेक कह रहा हूं सॉरी, गलती से वहां अप्लाई कर देते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अप्लाई कर देते हैं, वहां का पॉइंट नहीं है ये। ठीक है, चलिए, तो अब आप एक ब्रेक ले लीजिए छोटा सा, इसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं आपके साथ और बिजनेस स्टडीज पर डिस्कशन करेंगे वहां। ठीक है, चलिए।